और उन चीज़ों पर हमने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जिनकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। ज़रूरत हर चीज़ की होती है, लेकिन उनकी अगर इतनी सख्त ज़रूरत थी, उस तालीम की अगर इतनी सख्त ज़रूरत थी, तो आप सोच करके देखना इस तालीम की कितनी ज़रूरत थी, है ना। तो अभी अपन एक इंट्रोडक्शन का सेशन शुरू करते हैं, कर लें क्या? ऐसा बैठे बैठे ही ऐसे हो रहे हो लगता है। चलिए एक इंट्रोडक्शन का सेशन शुरू करते हैं, और सबसे पहले आप आइए। नहीं, इधर आइए, ये खड़े होना कंपलसरी है, ये कंप्रोमाइजेज तो हमें खो के चले गए। हम खड़े नहीं हो सकते तो बोला बैठ के बोलो, ये कंप्रोमाइज है, ये समझौते की ज़िंदगी जब तक हमने जी तभी तो हम यहीं रह गए। आइए। इंग्लिश हिंदी जो भी है, जिसमें भी आप अच्छे से बोल सकें। I'm student of 11th from Anjuman School in Volga. तो इनकी प्रशंसा कर दी जाए। अभी कैसे प्रशंसा करेंगे हम? कैसे? ताली बजाने की कोई बंदिशें तो नहीं है? नहीं, पता नहीं, बहुत सारी बंदिशें के साथ साथ ये भी बंदिशें हों। शुक्रिया, थैंक यू, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया आपने। आज ये पहला आपका लेसन है कि आप यहाँ तक आए। पहले कभी किसी ने बोला था ज़िंदगी में? नहीं। कितने साल के हो गए आप? 18 कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन किसी भी आदमी ने, किसी भी शख्स ने आज तक इनको ये नहीं कहा कि आप 10 आदमियों के सामने आकर के बोलें। तो कहाँ जा रहे हैं हम? दुनिया बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। आइए नेक्स्ट। लाउडली, जोर से आप बोल सकते हो। आएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत शानदार। इतना ज़बरदस्त तो आप पहले कभी बोले नहीं। चलिए अभी आप लोगों को सिखाएंगे कि किस तरीके से हम अच्छा पब्लिकली बोल सकें। आपका भी ये पहला अटेम्प्ट था? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नहीं, आपने बहुत अच्छा बोला है। नहीं, और तो क्या, आपने आप को क्या अच्छा लगता है, कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है, स्पोर्ट्स में आपकी क्या रुचि है, ये कम्प्लीटली एक इंट्रोडक्शन जो होता है ये खुद के लिए होता है ना। आपके कितने भाई बहन हैं ये ज़रूरी नहीं है बोलना, लेकिन आप क्या हो ये बोलना ज़रूरी है। ठीक है, और मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि जो यहाँ पे काम हो रहा है उसमें ऑडियंस थोड़ा सा उस चीज़ को सुने, क्योंकि फिर ये ज़्यादा अपन इस तरीके से बातचीत करते हैं तो कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो पाता। बाकी का काम मैं कर रहा हूँ आप लोगों की दुआओं से। शुक्रिया, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा बोले आप। आइए, अभी आप लोग बहुत ऐसा बोलेंगे कि मैं माइक को छीनने की कोशिश करूँगा तो आप बोलेंगे ना, इतना बोलेंगे आप। क्या अच्छा लगता है, कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? आज के प्रोग्राम के बारे में ही कुछ बोल दीजिए।
बहुत अच्छा है, ऐसे प्रोग्राम की ज़रूरत है। कुछ बोलिए, अपनी बात रखिए। जी, इसको बात करने की ज़रूरत है और हमें इससे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। शुक्रिया, अगली बार और अच्छा बोलेंगे आप। आइए, आप एक बार इसको बीच में काट भी सकते हैं, उसको एक बार, या पूरा टोटल। आवाज़ बस इतने से काम चल जाएगा क्या? काम चल जाएगा इतने से? नहीं चलेगा ना? तो तालियां तो हो जाएं। जो भी इंसान वहाँ से उठकर यहाँ तक आता है वो हकदार है तालियों का, है। इनको आगे बढ़ाना है तो हमें इनका हौसला अफजाई भी करनी पड़ेगी। Good afternoon to all. My name is Insha Fatima and I have passed my 12th from Railway School and I am from Bilaspur, Chhattisgarh. वेरी गुड। आइए नेक्स्ट। इंट्रोडक्शन में आप बहुत सारी बातें कर सकते हो। आज भी ऐसा देखा जाएगा कि सबसे अच्छा कौन बोले, फिर उनके लिए बहुत सारी तालियां होंगी, बहुत सारी प्रशंसा होगी उनकी। अस्सलाम वालेकुम। मैं माइकल मुस्कान अंसारी, मैं अभी फर्स्ट ईयर की पढ़ाई कर रही हूँ। मुझे अकाउंट पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। बस आज के लिए इतना ठीक है ना? आइए, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है ना? वेरी गुड। मेरा नाम अमरिन बानो है। मैं यहीं बिलासपुर में रहती हूँ और भारत माता से मैंने 12th पास आउट किया है। मैं कॉमर्स की स्टूडेंट हूँ और अभी मैं कॉलेज फर्स्ट ईयर में हूँ। थैंक यू। अगर एक मिनट, अगर अगली बार आपको पता चले कि मैं आने वाला हूँ इस डेट को, तो कितने बच्चों तक ये बात पहुँचा सकते हो? जितने मेरे कांटेक्ट में मैं सब तक पहुँचाऊँगी। खुशी से? खुशी, बहुत खुशी से। थैंक यू। अभी नेक्स्ट कौन है? आज ये पहला प्रोग्राम था, मुझे खुद को इतना यकीन है कि आगे आने वाला प्रोग्राम ये टोटल पैक होगा। इधर से अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम महलका बानो है और मेरे वालिद का नाम हाफिज़ मोहम्मद यूसुफ रज़ा है और मेरी वालिदा का नाम रशीदा बेगम है। मैं भारत माता हिंदी मीडियम से 12th पास आउट हूँ एंड अभी मैं कॉलेज फर्स्ट ईयर में बैचलर ऑफ आर्ट्स BA की स्टूडेंट हूँ, फर्स्ट ईयर। और मैं बिलासपुर की रहने वाली हूँ और यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ की जो बच्चे पीछे रह जाते हैं उनको यहाँ पर आके मोटिवेट होके, हो सकता है मतलब 100% में 5% या 10% बच्चे ही आगे बढ़ना चाहेंगे, लेकिन वो बढ़ने की कोशिश करेंगे। जितना हो सकता है फ़ायदा होगा, जितने समझ पाएंगे वो आगे बढ़ेंगे। बाकी इंशाल्लाह हो सकेगा अगले टाइम में, नेक्स्ट टाइम में, और मेरे पास जितने भी होंगे मैं उनको ये बात बताऊँगी और उनको मोटिवेट करूँगी और सर के बारे में भी बताऊँगी कि इतना अच्छा प्रोग्राम था और आप आएँ, ज़रूर अटेंड करें। काफ़ी अच्छा लगता है ऐसे प्रोग्राम में। अभी कम लोग हैं लेकिन इंशाल्लाह अगले टाइम में ज़्यादा तादाद में लोग आएंगे और मोटिवेट होंगे सर से और आगे अपनी ज़िंदगी में कामयाब होंगे। द बेस्ट स्पीच ऑफ टुडे। अभी भी हैं लोग बाग, हो सकता है कि कोई कंपटीशन में आ जाएं। तो और कौन है वहाँ से? आइए। वेरी नाइस, बहुत अच्छे। अपन लोग थोड़ा सा सीख सकते हैं कि जो बातें इन्होंने बोली है वो अपने से रिलेटेड है, अपन बोल सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। My name is Khalil Aisha. I am from Swami Atmanand English Medium School. And I am so happy to come in this program. और मैं इस प्रोग्राम में क्या क्या हुआ मैं अपनी फ्रेंड्स को बताऊंगी और उनको भी बोलूँगी आने के लिए नेक्स्ट टाइम। शाबाश, थैंक यू, वेरी गुड। आइए, अब की बार तो अलीम साहब भर जाएगा ये हॉल। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कलीस फातिमा है।
वेरी नाइस। आइए, आप लोग बहुत अच्छा बोल रहे हैं, पहली बार इतना बोलना कितना शानदार है। सलाम का जवाब सब दीजिए क्योंकि सलाम का जवाब देना वाजिब है। जी जी जी। माय नेम इज अफीफा फातिमा। आई एम स्टडीइंग इन क्लास 10 in Allahabad School of Education. My father's name is Sheikh Bakshish Ahmed. He is a businessman and my mother's name is Anisa Begum. She is a very good teacher. I want to become a teacher in my future. And मैं बहुत खुश हूँ इस प्रोग्राम से और मैं अपने कॉन्टेक्ट में जितनी फ्रेंड्स हैं सबको इस बारे में, इस प्रोग्राम के बारे में, सर के बारे में सब कुछ बताऊँगी और इंशाल्लाह अगली बार वो भी मोटिवेट होते जाएंगे। थैंक यू। अभी ये प्रोग्राम हमें, ये मंच हमें बोलने का अवसर देता है और ज़िंदगी में जब तक हमें बोलने का अवसर न मिले तो हमारे अंदर क्या चल रहा है कोई नहीं समझ पाएगा। हमारे स्टडी के ताल्लुक़ से, जीवन में आगे बढ़ने के ताल्लुक़ से, डे टू डे समाज में रहने की परेशानियों से हम लोग वैसे ही परेशानियों को अपने अंदर दबा दबा कर घुटते हैं। क्या करते हैं? घुटते हैं और हम किसी को कई बार बताते भी नहीं हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पर आप अपनी हर बात शेयर कर सकें, जहाँ पर आप अपनी समस्याओं को खुलकर शेयर कर सकें, क्योंकि डॉक्टर जो होता है वो तभी एक बीमार का इलाज अच्छे से कर सकता है जब वो बीमार उसे बता दे कि उसके दर्द कहाँ है। और एक वकील जो होता है वो आपका केस तभी बेहतरी से और अच्छे से लड़ सकता है और आपको जिता सकता है कि आप सच में उसको बता दें कि आपने किया क्या है। यस? तो इसी तरीके से जब आप इस खुले मंच पर आएंगे, जब आप अपनी बात को रखेंगे और उस बात का सलाह मशवरा करके उसका सॉल्यूशन निकालेंगे और तब आप जीवन में आगे बढ़ेंगे, तब आप देखेंगे कि ज़िंदगी बदल सकती है। लेकिन इसकी कमी में जब आप किसी को बता ही नहीं सकते तो आधी आपकी सफलता तो वो घुटन खा जाएगी, है ना। आधी से ज़्यादा समस्या, और इस समस्या की वजह से जो घुटन होती है, दिमाग में जो चीज़ें चलती रहती हैं, कहीं सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है, तो उसकी वजह से आपकी आधी से ज़्यादा सफलता तो खा ही जाएगी। मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप फ्री माइंड से पढ़ें, आप फ्री माइंड से पढ़ें और किसी भी चीज़ से घबराएं नहीं, किसी भी चीज़ से डरे नहीं। दीन का मतलब ये नहीं होता कि दबाव, दीनी तालीम का मतलब ये नहीं होता कि दबाव, बल्कि ये हमें पूरा मौका देती है कि हम अपनी बात को अच्छे से रख सकें, है ना। तो ऐसे नहीं होता कि यार हम तो दीनी तालीम में इस तरीके से पर्दा करते हुए हम अपनी बातचीत करते हैं, कभी कभी बोलने वाली बात भी हम नहीं बोलते हैं और फिर उस बात को लिए हुए घूमते रहते हैं, तो पढ़ाई के बीच में वो बात हमेशा दिमाग में घूमती रहती है। होता है ऐसा? होता है ऐसा? तो फिर कैसे पढ़ेंगे अपन? तो हम शेयर करें, बड़ों से शेयर करें, उनसे सॉल्यूशन लें, उनसे पूछें। अगर वो सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो एक्सपर्ट से बात करें। लेकिन ऐसा नहीं कि समस्याओं को लेके ही घूम रहे हैं, बोझिल रहेंगे, दबाव में रहेंगे, लोड लेकर चलेंगे तो कहाँ ऊंचाइयाँ तय करेंगे, है ना। आपने रॉकेट देखा ना, रॉकेट के पीछे वज़न शुरू में जब वो लॉन्च होती है तो वज़न होता है नीचे, जैसे ही उसको लॉन्च करते हैं तो धीरे धीरे वो कुछ कुछ वज़न छोड़ते हुए फिर जाके अंतरिक्ष में स्थापित होती है। इसी तरीके से आदमी का जीवन है कि आदमी ज़िंदगी में अगर बहुत सारा बोझ लेके घूम रहा है तो ऊंचाइयों की तरफ वो नहीं जा पाएगा। उस बोझ को हल्का करते हुए, नई नई चीज़ों को सीखते हुए, खुलते हुए, अच्छे से बातचीत करते हुए जब हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हम सफल होंगे। यस या नो? एग्रीड? आप कौन आएंगे? आइए। अभी मैं ये देखना चाहता हूँ कि इधर बच्चियाँ हैं, इधर बच्चे हैं, तो आप लोगों का आज का कंपटीशन यहीं से शुरू है। देखते हैं कौन बाजी मारता है।
First of all, I want to say thank you to everyone for giving me this opportunity to introduce myself. My name is Mohammad Umar and I study in San Francisco. My dream is to become a footballer. और मैं ये कहना चाहता हूँ, आप सब सक्सेसफुल होना चाहते हैं, मैं भी सक्सेसफुल होना चाहता हूँ, पर मेरे को दीन और दुनिया लेके दोनों को एक साथ करना है। जब मैं दुनिया में कामयाब हूँ, दीन में भी कामयाब रहना चाहता हूँ। ये नहीं कि अच्छा कमा लिए बढ़ गए आगे, लेकिन मरने के बाद आखिरत बनाना, तो उसको लेके चलेगा। थैंक यू। वेरी गुड। अब एक बात बीच में मेरे ध्यान में आ गई, बोल दूं, बताऊं? अच्छा, आप आएंगे। इनको तो मैं जवाब, इनको तो देने वाला था मैं माइक, आपने मेरी बात को अभी हैं, आप तो अब तो माइक ले लिया, तो अब तो बोलना ही चाहिए। Assalamu alaikum. My name is Shakir Nawaz. My father's name is Arshad Nawaz. He is a railway guard. My mother is housewife, and I am studying class 11 from Burgess English High Secondary School, Burgess English College, Nassau. हो गया? मुझे आज ऐसा लग रहा है जैसे हम डॉक्टर को दिखाने जाते हैं ना परेशानी में, तो हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर को बोलते हैं सर ये वाली टेबलेट मत लिखो, ये वाली लिखो, सर ये मेरे को ये इंजेक्शन नहीं चाहिए, वो वाला दो, है ना। तो यहाँ पे जब मैं कुछ काम करने आया हूँ तो मैं आप सब लोगों से दरख्वास्त करूँगा कि मैं अपना काम कर लूँ, है ना। मुझे पता है कि मुझे कब किसको बुलाना है, मुझे ये भी पता है मुझे कब क्या बात बोलनी है ना। तो इसलिए आप सभी लोग इत्मीनान से बैठिए। वैसे प्रोग्राम कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है ना। तो अभी मैं एक बात जो बताने वाला था वो बात बीच में रह गई है। चलिए नेक्स्ट कौन आएंगे अभी? ऊंचा। मैं केंद्रीय विद्यालय में पढ़ता हूँ, क्लास 10th में हूँ और बस आज के लिए इतना ही है। एक बात और मैं आप लोगों से कहना चाह रहा हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप जैसे लोगों से मैं बातचीत करता हूँ, स्टूडेंट से बातचीत करता हूँ, और जब वो इसको शिद्दत से सीखने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। हमें जो अपनी लैंग्वेज है, यही सब कुछ दिलाएगी। हम कम्युनिकेट कैसे करते हैं, हमारा स्किल डेवलपमेंट कैसा है, कम्युनिकेशन स्किल हमारी कैसी है, क्या हम हमारी बातों को ठीक से सामने वाले के पास पहुंचा सकते हैं या नहीं, ये बात तय करते हैं कि हम कितनी दूरी तक और कितने आगे तक जाने वाले हैं। तो इसलिए ये बातें कब सही होंगी, जब हम इस तरीके के आयोजनों में, जब इस तरीके की गैदरिंग में, जब इस तरीके की टीचिंग के लिए और लर्निंग के लिए जब आप यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएंगे। अलीम साहब ने बहुत ज़्यादा अच्छा प्रयास किया और आप लोगों तक ये बात पहुंची, आप लोग यहाँ पर आए। अब मैं आगे कौन आएंगे इनवाइट करता हूँ। अभी मैं जो खोज रहा हूँ एक ज़बरदस्त वाला स्पीच, एक तो आया, कौन बोले थे? हाँ, इन्होंने बहुत अच्छा बोला। कौन आएंगे?
स्मार्टली। आपकी हर चीज़ काउंटेड है, वहाँ से उठकर कैसे आते हो। I am from Bilaspur, Chhattisgarh. My father's name is Abdul Fahim Hashmi. He is a lecturer in government multipurpose higher secondary school. My mother is a teacher. I passed my 12th from MGM Higher Secondary School and took admission in Guru Ghasidas Central University. Thank you. वेरी गुड। इसमें कम्प्लीटली ये शामिल कर सकते हैं आपकी अपने बारे में जो भी आप बात है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आप शामिल कर सकते हैं इस बात को। और कौन है, आएंगे आगे। एक जब हम पब्लिक स्पीकिंग एयरफोर्स में सीखे, जब मैनेजमेंट कोर्स में, बैठिए, तो मैनेजमेंट कोर्स में जब हमारा ये सब्जेक्ट था तो एक मैडम हमें आया करती थी पढ़ाने के लिए, और जब तक वो नहीं आती थी तब तक स्टेज में मैं होता था, स्टेज पे। तो ये मौका जो होता है इसको हमें चूकना नहीं चाहिए। मुझे ये लगता था कि ये 10 मिनट और ना आए तो भी मैं बोलता रहूं, है ना। तो जितना आप लोग पब्लिक स्पीकिंग में बोलते रहेंगे, सामने आते रहेंगे, जितनी बार आप सामने आएंगे, जितनी बार आप बोलेंगे, उतनी बार एक नया चेंज, एक नया बदलाव आप देखेंगे। आप सबके मन में ऐसा लगता होगा कि मैं भी अच्छा बोल सकती हूँ, लेकिन जब यहाँ तक पहुँचते हैं तो फिर एक नया एक्सपीरियंस आता है कि मैं वहाँ से सोच के तो बहुत आई थी, मैं वहाँ से सोच के तो बहुत आया था, लेकिन यहाँ आते ही भूल गया। होता या नहीं होता? लेकिन वो याद कैसे रहेगा? मैं भी हमेशा ऐसे ही नहीं बोलता था। जब मैं 17.5 साल का था तो भारतीय वायुसेना में सेलेक्ट हुआ था, तो उस दौरान मुझे ये लगता था कि मैं बोलते हुए लगता कैसा हूँ, अरे कैसा लगता हूँ, घबराता था, बोलूँ या नहीं बोलूँ, उस मैं होठ बड़बड़ाऊँगा तो मुझे ख़राब तो नहीं लग रहा होगा दूसरों को बोलते हुए। एक अपने अंदर हीन भावना, ऐसा ही हमें लगता है कि हम स्टेज पे जाएंगे, पता नहीं कैसे लग रहे हैं, बातचीत करेंगे, मैं बोल पाऊँगा या नहीं बोल पाऊँगा। डर को दूर भगाना ही होगा। अगर किसी भी चीज़ को आप सीखेंगे तो डर को तो दूर भगाना ही होगा। पहली बार साइकिल जब सीखी थी तो बैठ करके थोड़ा सा पैडलिंग किया, फिर गिरे हम। गिरे या नहीं गिरे? छिले भी होंगे। किसने साइकिल बिना गिरे सीख ली थी? किसी ने सीखी है? हाथ खड़ा करें। बिना गिरे। कहीं ना कहीं जब हम पहली बार साइकिल पर सवार होते हैं तो कुछ थोड़ा सा कटता पटता छिलता है, ऐसा मेरा अनुभव है, ऐसा मैंने देखा भी और महसूस भी किया। तो जब हम पब्लिक स्पीकिंग के लिए सामने आते हैं तो पहली बार में ही हम बहुत बड़े वो वक्ता नहीं बन जाते, तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पैर कांपते हैं तो ये सही है, आप एक सामान्य और नॉर्मल इंसान हो, आप में कोई डिफेक्ट नहीं है, आप में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप यहाँ आकर के भूल जाते हो जो शब्द आपको बोलने थे तो आप सही हो, आपके अंदर कोई कमी नहीं है, मेडिकली भी ठीक हो, आप फिट हो, है ना। अगर आप अपनी याद की हुई बातों को यहाँ आकर भूल जाते हो, यू आर फिट, आप बहुत सही हो। जो हर चीज़ एक सामान्य धारा से, एक तरीके से ही आगे बढ़ती है, उसका एक ये पड़ाव है। पहला पड़ाव है कि हमारी शुरुआत झिझक से होती है, कांपने से होती है, डर से होती है, लेकिन पहली असफलता आखिरी असफलता नहीं होती। पहली असफलता आखिरी असफलता नहीं होती। एक दिन जब बार बार आप इस मंच पर आएंगे, जब बार बार अपनी बात को रखेंगे, तो एक दिन आप एक अच्छे वक्ता बन जाएंगे और एक अच्छे विजेता बन जाएंगे और जीत आपकी होगी, मंच आपका होगा। तो इस बात पे आप ज़ोर से भी बजा सकते हैं, ऐसी कोई पाबंदियाँ अलीम साहब कुछ रखी है कि यहाँ पे ताली बजाने में पाबंदी नहीं है? तो आप बिल्कुल थोड़ा सा देखो, जैसे यहाँ पे घुटना नहीं है, ये एक मंच आपको स्वतंत्रता देता है, आपको बोलने की आज़ादी देता है, आपकी बातों को सुना जाएगा,
आपकी समस्याओं का हल निकाला जाएगा, है ना। आप आगे बढ़ेंगे और निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। कब? जब आप बोझ को दूर भगाएंगे, समस्याओं को बाहर निकाल कर बताएंगे, हमें पढ़ने में ये दिक्कत आ रही है, हमें ये समस्या आ रही है, इस तरीके की परेशानियां हैं। जब उन परेशानियों से आप दूर हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप सब कामयाब हो जाएंगे, हम सब कामयाब हो जाएंगे। ठीक है ना। तो ये था पब्लिक स्पीकिंग। इसको मैं आगे आप लोगों के साथ में बहुत सारे और बच्चे, जब भी कभी आपका मन करे, आप लोग कांटेक्ट में रहिएगा, बातचीत प्रॉपर बराबर करते रहिएगा। और कुछ भी बात ऐसी हो जो हमारी पढ़ाई लिखाई में, हमारे सामाजिक जीवन में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, उनको आप शेयर कर सकते हैं, उनका समाधान निकालना बहुत ज़रूरी होता है ना। तो इसके लिए भी आप आगे से जो भी अपनी बात है, जो भी अपनी तकलीफ़ें हैं, जो भी अपनी समस्याएं हैं, उनको आप रख सकते हैं और बेबाकी के साथ खुले मन से अपने परिवार, समाज, बड़ों के सामने उन बातों के बारे में डिस्कस कीजिए। तब देखेंगे कि कितना आगे अपन जाते हैं। अब अपन आते हैं लीडरशिप डेवलपमेंट। लीडरशिप क्या है ना। लीडरशिप क्या है एक्चुअल में? लीडर क्या होता है? आपको हर वक्त जब भी आप बड़े ओहदेदार होते हैं, जब भी बड़े ओहदे पर जाते हैं, तो आपको बहुत सारे लोग मिलते हैं जिनके ऊपर आपको कमांड करना होता है, जिनको लेके चलना होता है। और वहाँ पर अगर हमारे पास ये चीज़ें नहीं हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप हमारे पास नहीं है, तो हम उनको ज़्यादा दूर तक नहीं ले जा पाएंगे। और जो भी डिपार्टमेंट अपन ज्वाइन करते हैं तो उसमें बहुत बड़ी बुलंदी हासिल इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें पता ही नहीं लीडरशिप क्या है, हमें पता ही नहीं हमारे ओहदे का पावर क्या है, हम कैसे लोगों को साथ में लेके चल सकते हैं। तो लीडरशिप एक ऐसी चीज़ है जो लोगों को ये नहीं कहना होता कि मैं लीडर हूँ, लोगों को ये नहीं कहना होता कि मैं लीडर हूँ, लेकिन लोग मानते हैं कि आप लीडर हो। जब लोग ये माने, जब लोग आपको तस्लीम करें, जब लोग आपको स्वीकार करें कि यार ये लीडर है, जब आपके एक्शन ऐसे हों जो लोग फॉलो करें, तब आप एक अच्छे लीडर बनते हैं, है ना। तो जिस तरीके से पब्लिक स्पीकिंग में आपका स्पीच कैसे शुरू हो, आपका स्पीच का कंटेंट्स, बीच में सब्जेक्ट कैसा आप डालेंगे, उसके अंदर क्या मैसेज आप देना चाहते हो, और स्पीच का अंत कैसे होता है, उसी तरीके से लीडरशिप में जब आप लीड करते हो तो क्या आप एग्जाम्पल्स से लीड करते हो, क्या आप अच्छे और सच्चे हो जिसकी वजह से लोग अनुसरण करते हैं, पीछे आते हैं, फॉलोअर बनते हैं। और जब लोग आपको स्वीकार कर लेते हैं एज ए लीडर, देन यू आर ए ट्रू लीडर, तभी आप एक सच्चे लीडर हो। तो हमारे अंदर लीडरशिप डेवलपमेंट करने के लिए वो सारी क्वालिटीज होनी चाहिए। आप लोग कुछ वो भी लाए होंगे ना, लेकिन मेरा बोलने का इंतज़ार कर रहे थे कि देखिए आप लाए तो हो, लेकिन आपने सोचा कि सर जब बोलेंगे तब हम लिखेंगे, है ना। तो सब चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। एक ही दिन में हम बहुत ज़्यादा नहीं लर्न कर पाएंगे, लेकिन आज जो भी चीज़ आपका मन करे, कोई बंदिश नहीं है। मेरी तरफ से एक रिक्वायरमेंट है, मेरी तरफ से एक रिक्वायरमेंट है। क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है? हैं? एक रिक्वायरमेंट है, क्या हो सकती है बताओ? बस आप लोग स्माइल करें। क्या है? बोझ न रखें, है ना। दिमाग पर बोझ नहीं रखें, क्योंकि जितना आप दिमाग पर बोझ रखेंगे उतना ही आपकी लर्निंग पर असर पड़ेगा। जितना आप दिमाग क्लियर रखेंगे, हल्का रखेंगे, आपकी लर्निंग उतनी ही बेहतर होगी। तो ये ज़रूरी नहीं है कि मैंने कह दिया लिख लो तो कोई बंदिश है। आप अपने हिसाब से लिखिए। मैं कहूँ कि मैं जो बोलूँ वो ही लिखो
और हैंड टू हैंड लिखो तो भी ज़रूरत नहीं है। फील फ्री, एब्सोल्युटली एकदम फ्री हो जाएं। और जब आपका मन करे यार ये पॉइंट तो लिखने लायक था, इसको लिखूंगी, इसको लिखूंगा मैं, वो लिखो। ठीक है ना। तो ये जो टीचिंग है, यहाँ पर कोई दबाव नहीं है। स्कूल में जब जाते हैं ऐसे क्यों बैठे हो, है ना, वैसे बैठ जाओ, ये खड़े हो, कोई करता है क्या ऐसा? स्कूलों में आपने ऑब्जर्व किया होगा कि पढ़ाने से ज़्यादा क्या क्या होता है? खड़े हो जाओ, होता है ना, खड़े हो जाओ, होता है या नहीं होता? उससे कितना फर्क पड़ता है? जब आप सही भी हो तो भी, गलत हो तब तो ठीक है। आप बैठे हो, बैठे बैठे आपके मन में कोई ऐसा ख्याल आया, आप थोड़ा सा अपने हिसाब से थोड़ा मुस्कुरा दिए। किस लिए मुस्कुरा रही थी? क्या प्रॉब्लम थी? क्यों मुस्कुरा रहे थे आप? होता है या नहीं होता? होता ना। तो ये कोई राइट वे ऑफ टीचिंग एंड राइट वे ऑफ लर्निंग नहीं है। राइट वे ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग है टू कनेक्ट विद द स्टूडेंट्स एंड टीचर अमंग देयर सेल्फ। उन लोगों के बीच में उनको क्या होता है कि आपस में कनेक्टिविटी की बहुत ज़रूरत पड़ती है। स्कूलों में मैं खुद मानता हूँ, मैं कई बार टीचर्स को ट्रेनिंग देने का काम करता हूँ, तो मुझे पता चलता है कि काफ़ी बार टीचर्स को भी सीखने की बहुत सख्त ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है। और वैसे मैं खुद अपने आप को मानता हूँ कि मुझे भी सीखने की सख्त ज़रूरत है। जिस वक्त हम माँ के पेट से जन्म लेते हैं और जब तक हमारी आखिरी सांस निकलती है, तब तक हम सीखते हैं। और कोई इंसान ये बोल दे कि जी मैं तो सीख गया, मैं तो सीख गया, मैंने तो सीख लिया, और अगर सीखना बंद कर दे तो ये समझ लीजिए कि वहीं पे उसकी ज़िंदगी की जो कामयाबी है वो अटक के रह जाती है। सो हमें डे टू डे सीखते रहना है, नई नई चीज़ें सीखते रहना है। और जब आप मन से खुश रहोगे, मेरा ये मानना है कि हम लोग जब भी स्कूलों में जाते हैं, पेरेंट्स लोग जब भी बात करते हैं स्टूडेंट्स के ताल्लुक़ से स्कूल में, तो केवल और केवल एक चीज़ रहती है, मेरा बेटा कितने नंबर लाया, मेरी बेटी कितने नंबर लाई। उनका और कोई मतलब नहीं है, उनका और कोई राजी खुशी का समाचार पूछने का कोई मतलब नहीं है। क्या मतलब है? नंबर। मेरी बेटी के कितने नंबर आए, मेरे बेटे के कितने नंबर आए। कभी पेरेंट्स ये नहीं पूछते कि मेरी बेटी खुश कितनी है, मेरा बेटा खुश कितना है, मेरे बेटे का मन कौन से स्पोर्ट्स में है, मेरे बेटे का मन कौन से स्पीच उसमें सब्जेक्ट में है, ये कोई नहीं पूछता। नंबर कितने लाए। और घर में जब आते हो आप तो क्या ट्रीटमेंट होता है? नंबर कितने लाए। होता है या नहीं होता? पेरेंट्स आज कम आए हैं, लेकिन ये एग्री करेंगे मुझसे कि हमारा एक तरफा माहौल हो गया है। हम ये कहते हैं कि नंबर कितने आए, है ना। बोला सबाना के तो देखो 95 आ गए, तू तो 75 ही लाई है। होता है कि नहीं? कंपटीशन, कंपैरिजन, है ना। तो कंपैरिजन से क्या होता है कि हम डिमोरलाइज होते हैं। कंपैरिजन से क्या होता है? हम डिमोरलाइज होते हैं। कोई ये कह सकता है कि जब आप किसी से कंपटीशन करवा देंगे तो उसके बाद अगले साल बढ़ जाएंगे? घट जाएंगे, क्योंकि आपने डिमोरलाइज कर दिया, है ना। जब हम, हालांकि पेरेंट्स से मुझे ये बातें अलग से करनी चाहिए थी, लेकिन कर लेते हैं। आप लोग भी थोड़ा सा कनेक्ट करेंगे उस चीज़ के बारे में। मैं आपको पहले ही बता चुका कि परसेंटेज जो है, मेरे खुद के बारे में मैं बताता हूँ, पूरा परिचय भी देता हूँ। आप सोच रहे होंगे कि हम सब से तो परिचय ले लिया हैं,
और खुद कब देंगे ये? हम सबसे तो परिचय ले लिया, खुद तो देते ही नहीं है ना? मन में आता है ना? तो मेरा नाम आलम अली है और बेसिकली मैं झुंझुनू ज़िले से हूँ, राजस्थान के। और अभी मैं 23 सालों से बीकानेर में रहता हूँ, राजस्थान में बीकानेर ज़िले में रहता हूँ। भारतीय वायुसेना में मैंने 20 साल सेवाएं दी हैं। छोटी उम्र में ही मैं आप लोगों की दुआओं से, बुज़ुर्गों की दुआओं से, अल्लाह के करम से मैं भारतीय वायुसेना में चला गया था और वहाँ पर 20 साल कैसे गुजरे मुझे ही पता नहीं। वर्किंग में, लर्निंग में, है ना, ऐसे ही करते करते, सीखते सिखाते हुए एक बहुत अच्छा समय रहा 20 साल का, जहाँ पर पूरे हिंदुस्तान के हर कल्चर के, हर धर्म के लोगों के साथ में मिलकर काम करने का मौका मिला, उनको जानने का मौका मिला। बहुत सारी अच्छी लर्निंग की एयरफोर्स में, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मेरे एक्सपीरियंसेस को लेके मुझे बुलाते हैं, मेरे अनुभवों से कुछ बातें सीखते हैं और तब बड़ा प्राउड फील होता है, तब बड़ा अच्छा लगता है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि हम ऐसे बन पाए कि किसी को 2 बात सिखा सकें। तो अभी हाल फिलहाल में मैं कई बार टीचर्स ट्रेनिंग के माध्यम से बहुत सारे टीचर्स से मुखातिब होता हूँ, बातचीत करता हूँ और उनको बताता हूँ कि भाई बच्चों को और ज़्यादा अच्छा हम कनेक्टिविटी के साथ कैसे पढ़ा सकते हैं, है ना। अगर एक माता पिता को, वालिदैन को अगर बच्चों से बात मनवानी है, ये बात तो मुझे पेरेंट्स से ही करनी चाहिए थी। एक सेपरेट मीटिंग रखा है क्या आपने पेरेंट्स के साथ? अगर इस रिकॉर्डिंग को सुन लेंगे ना तो ज़रूर उनको लगेगा कि यार मिस तो किया कुछ, है ना। तो क्या है कि जब आपको किसी से कोई बात मनवानी हो तो आप फादर बन के ज़ोर ज़बरदस्ती मनवा सकते हो, मदर बन के भी ज़ोर ज़बरदस्ती मनवा सकते हो, लेकिन दिल से कब मनवा सकते हो, मन से कब मनवा सकते हो बताओ? जब आप फ्रेंड बन जाते हो। आज हम इतना डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, ए इधर बैठ, हैं उधर क्यों गई थी, इधर आ, इधर बैठ, वो देख कितना पढ़ती है, तू पढ़ती नहीं है, किताब ले ले, पढ़ ले। इसके अलावा हमारा कोई रिलेशन नहीं है क्या? आपने कई बार ऑब्जर्व किया होगा, है। वालिदैन का और बच्चों का इस तरीके का होना चाहिए बर्ताव और आपस में कि बच्चों को ये लगे कि मेरी मम्मी मुझसे नाराज़ ना हो जाए, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। मेरे वालिद मुझसे नाराज़ ना हो जाएं, नहीं तो कहाँ इतना प्यार मुझे मिल पाएगा, है ना। ये राइट वे ऑफ पेरेंटिंग है। आज पेरेंट्स में और बच्चों में बड़ा डिस्टेंस हो गया है। आज वालिदैन में और बच्चों में बड़ा डिस्टेंस हो गया है। इसकी वजह क्या मानते हो? अकेले वालिदैन हैं? नहीं, ये गलतियाँ कहीं न कहीं हम सब से हो रही है। और एक ये भी कहा गया है कि ज़्यादा जिम्मेवारी वालिदैन की भी है कि जब एक बच्चा होता है छोटा तो वो एक मिट्टी जो गीली होती है उसके समान होता है नहीं होता? उसको हम जैसा आकार दें वो वैसा ही बनता है, उसकी हम जैसी देख रेख करें वो वैसा ही बनता है, उसको हम जैसा बनाना चाहें वो वैसा ही बनता है। लेकिन साथ में मैं आप लोगों से भी कहूँगा कि आज का समय इतना ख़राब आ चुका है कि मोबाइल के साथ हमारी कनेक्टिविटी ज़्यादा हो गई है, पेरेंट्स के साथ हमारी कनेक्टिविटी कम हो गई है, बाकी कामों के साथ हमारी कनेक्टिविटी कम हो गई है और मोबाइल के साथ हमारी कनेक्टिविटी ज़्यादा हो गई है। हमें रिस्पॉन्सिबल बनना है हमारे वालिदैन के लिए कि वो जिस तरीके से हमारे लिए सेक्रीफाइस करते हैं
वो जिस तरीके से हमें बड़ा करते हैं, वो जिस तरीके से हमारी फ़ीस का ख्याल रखते हैं, जो जिस तरीके से हमारे कपड़ों का ख्याल रखते हैं, जो जिस तरीके से हमारी खुशियों का ख्याल रखते हैं, क्या उतना ख्याल हम रख रहे हैं? क्या हम रख रहे हैं? चेक करने की ज़रूरत है। ये हमारे लिए एक क्वेश्चन है, और अपने आप से जब पूछेंगे तो आज के इस समय में हम पाएंगे कि हम उनसे एक कितना 10% भी हम नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारी जवाबदारी क्या है? हमारी जवाबदेही क्या है कि उनकी जो बात, जो सपने उन्होंने देखे हैं, उन सपनों को पूरा करने के लिए हम काम करें। जो सपने उन्होंने देखे हैं, उन सपनों को पूरा करने के लिए हम काम करें। काम, उनका दिल न दुखे। कहते हैं कि वालिदैन का दिल दुखाना एक बहुत बड़ा गुनाह है, क्योंकि जब अपन छोटे थे, कब से उन्होंने हमें संभाला है। खुद वो गीले में सोए, हमें सूखे में सुलाया है। तो वालिदैन के इतने ज़्यादा हमारे जीवन में एहसान और उनका कर्ज है कि हम कैसे उनको उतार पाएँ, इसके लिए हमें प्रयासरत रहना चाहिए। उनके सपनों को हमें साकार करने में अपनी जान लगा देनी चाहिए, मैं ये कहना चाहता हूँ। मानते हैं? और हम क्या कर रहे हैं, ये गौर करने की बात है, फिक्र करने की बात है। कई बार हमें खुद हम समझ लेते हैं कि हम ही सही हैं, लेकिन वो जिन्होंने अपने को एक हाथ से उठाने के समय में कितने बड़े हुआ करते थे, हम सोच के देखो। तब से वो हमें पाल रहे हैं, तब से हमें वो पोस रहे हैं। उनके पास हमसे कितने ज़्यादा अनुभव होंगे, उनके पास हमारे लिए कितनी नेक दुआएं होंगी, उनके पास हमारे लिए कितने अच्छे सपने होंगे, हम सोच भी नहीं सकते। और उनको हम उनकी बातों को नज़रअंदाज करते हैं, तो हमसे ज़्यादा बड़ा गुनाहगार और कौन हो सकता है? यस या नो? चेक करें और अपने काम में लगें, और उनके हर वो उम्मीद, हर वो सपना जो उन्होंने हमारे लिए देखा है, उसको पूरा करने की जवाबदारी हमारी है। उन्होंने अपना हक अदा किया है, अब हक अदा करने की हमारी बारी है। तो हम अच्छी लर्निंग करें, अच्छे माहौल में रहें, अच्छा सीखने का काम करें और अच्छी मेहनत करें, तब जाकर के हम उनके सपनों को साकार कर पाएंगे। और इसी तरीके से मैं वालिदैन को कहना चाहता हूँ कि वो अपने बच्चे को अच्छा बोलकर अच्छा बनाएं। ये नहीं कि तू नालायक है ना? ये नहीं बोलना कि तू तो कुछ नहीं कर सकती, तू तो कुछ नहीं कर सकता, ये नहीं बोलना। इसको बोलते हैं पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। जैसा हम किसी के लिए बोलते हैं, वो वैसे ही बन जाते हैं। तो जब हम अच्छा बोलेंगे कि मेरा बेटा अच्छा है, मेरी बेटी अच्छी है, तो अच्छे नहीं हैं तो भी अच्छे बन जाएंगे। और आपके बच्चे अच्छे हैं, है ना? आपके बच्चे अच्छे हैं, फिर भी आप उनको बोलते हो तू तो नालायक है, तू तो कुछ नहीं करती, तू तो कुछ नहीं करता, तो फिर वो वैसे ही बन जाते हैं। तो इसलिए वालिदैन को भी ये ध्यान रखना चाहिए, और बच्चों को ख़ास तौर पर बहुत अच्छा ध्यान रखना चाहिए कि अपने वालिदैन का पूरा कद्र करे, इज्जत करे, और उनके सपनों को साकार करने के लिए अपनी जान लगा दें, जान झोंक दें। कर रहे हो ऐसा? एक रूटीन बनाएं, अच्छी पढ़ाई लिखाई करें और आगे बढ़ें। अभी कितना समय हो गया है? वो आपका जो रिफ्रेशमेंट वाला हो गया था क्या? तो आप कंटिन्यू करें। आप लोग थके तो नहीं हैं? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अभी अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं अपन, करें? क्योंकि फिर आप लोग बोलोगे हमें तो मौका दिया ही नहीं, सर तो बोलते ही गए,
हैं, आप लोग माइक ले लीजिए और माइक ले कर के अपनी अपनी बात रखिए। रखेंगे? कहाँ है माइक? आप रखिए। बोलेंगे कोई ऐसा कोई सवाल, ऐसी कोई बातचीत जो हमारे एजुकेशन में हमें कहीं आगे बढ़ने में रोक रही है? नहीं? बिल्कुल बोलिए। थोड़ा सा माइक को पास में ले लीजिए। हाँ, सर पढ़ाई करते वक्त नींद आती है, तो नींद को कैसे लगाए कि मतलब पढ़ाई में मन लग सके? पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन नींद बहुत डिस्टर्ब करती है। वेरी गुड। इनके लिए बहुत ज़बरदस्त वाली तालियां होनी चाहिए। तो साहस करके इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है। बैठ जाइए आप। एक बात बताइए, आपका पसंदीदा कोई गेम है? कोई स्पोर्ट्स करते हैं आप, या कोई आपकी हॉबी है? क्या देखना? क्रिकेट देखना। और सोशल साइंस। देखो, दो चीज़ें आपने बताई है, एक तो आपको क्रिकेट देखना अच्छा लगता है और एक सोशल साइंस पढ़ना अच्छा लगता है। वो भी अच्छा लगता है ना? मैथ्स पसंद नहीं है। तो आपने गौर किया होगा कि सोशल साइंस पढ़ते हुए और क्रिकेट का मैच देखते हुए आपको कभी नींद नहीं आई होगी। बोलिए, नहीं आई ना? लेकिन बाकी चीज़ें पढ़ते हुए और आपको नींद आई। तो इसका एक सॉल्यूशन है। इसका क्या सॉल्यूशन है? कौन बता सकता है? चलो क्वेश्चन आंसर ही करते हैं, बताओ। वेरी गुड। और किसी के पास सॉल्यूशन है तो हाथ खड़ा करें। आपके पास है? वेरी गुड। उनको माइक दीजिए। वहाँ पे है। हाँ सर, नींद इसलिए आ रही क्योंकि उसको इंटरेस्ट नहीं, उसमें इंटरेस्ट नहीं है। और सर फिर इंटरेस्ट रहता है, सुबह को बहुत मिल जाता है, तब तक हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। और कोई बताना चाहेगा या फिर मैं बताऊं? हैं? बैठ जाइए। अब तो किसी को नींद नहीं आ रही ना? अब क्यों नहीं आ रही? पसंदीदा सब्जेक्ट आ गया इसलिए। पब्लिक स्पीकिंग आपका पसंदीदा सब्जेक्ट है, अच्छी बातें करना आपका पसंदीदा सब्जेक्ट है, आपके बारे में बात हो रही है, आपको आगे बढ़ाने की बात हो रही है, तो अच्छा सब्जेक्ट है, तो आपको नींद नहीं आएगी, है ना? देखिए, आपके इंटरेस्ट की बात सच्ची है कि जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है उस समय आपको नींद नहीं आएगी, ये पक्की बात है। लेकिन अब पढ़ाई तो सारी ही करनी है ना, सब्जेक्ट तो सारे ही करने हैं ना। तो आपको नींद ना आए इसके लिए आपको क्या करना है? आपके सपने इतने बड़े होने चाहिए, आपके सपने इतने बड़े होने चाहिए कि वो आपको नींद आने ही ना दें, है कि नहीं? केवल मात्र आप वो चीज़ जो आपको पसंद नहीं है वो आप करना चाहते हैं और आपको करना ज़रूरी है, तो एक ही चीज़ की ज़रूरत है, आपके सपने बड़े होने चाहिए, है ना? तो क्या इतने बड़े सपने हैं आपके? तो आज तो सपनों के बारे में भी बात हो रही है, स्टेज पर निकल करके बोलने के बारे में भी बात हो रही है, तो हमारे रुचि का सब्जेक्ट है कि नहीं है? तो आप लोग इन चीज़ों को अच्छे से लीजिएगा। और कोई सवाल है आपका? आप हमारे जो राष्ट्रपिता, हमारे राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति है ना, स्वर्गीय
डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब, उनके बारे में पढ़ा आपने? तो उन्होंने कहा है कि बड़े सपने देखिए। और कितने बड़े सपने देखिए? बहुत बड़े सपने देखिए। और कितने बड़े? बहुत बड़े। उन्होंने कहा है कि सपने देखने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए, है ना? तो जितने बड़े आप सपने देखोगे उतनी शिद्दत से आप काम करोगे, उतने तेज़ी से आप काम करोगे, उतनी मेहनत से आप काम करोगे, उतनी लगन से आप काम करोगे, है ना? और जब आप लगन, मेहनत, जुनून, जज्बे के साथ काम करोगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको नाकामयाब नहीं कर सकती। कामयाब होने से रोक ही नहीं सकता कोई आपको, लेकिन वो जज्बा होना चाहिए, वो शिद्दत के साथ पढ़ाई होनी चाहिए। उठते बैठते सोते जागते आपका सपना आपके पास हो, आपका गोल आपके पास हो, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। यस या नो? लाउडली यस। यस। देखो मैं अकेला कितना जोर से बोल रहा हूँ। यस। ना चलता ही नहीं ऐसे तो काम। यस। 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 ये इधर वाले बच्चे ही बाजी मार जाएं तो मार जाएं। यस। यस। तो आ रही आवाज़ तो ज़बरदस्त है। यस। खुल जाओ आप। ऐसा नहीं होता कि दबे दबे घुटन घुटन में, कभी कुछ नहीं हुआ आज तक, है ना? खुल के बात करें, खुल के बोलें, और तब आप देखेंगे कि ज़िंदगी बदल जाएगी आपकी। तब आप देखेंगे कि आपकी पढ़ाई लिखाई में इतना सुधार हो जाएगा, है ना? और कोई सवाल? और कोई बातचीत? बच्चों को एक तो ये वास्तव में आपने सही कहा कि नींद की सी समस्या आ जाती है पढ़ते पढ़ते, है ना? लेकिन आप को जब आ जाती है ना, उस वक्त उससे फाइट नहीं करना है। आ जाती है तो सो लेना है, देखते हैं कितनी बार आएगी। फिर जैसे ही आप उठें, तो जिस चीज़ से आई है वही काम करें। आप ये देखेंगे कि आना ही बंद हो जाएगी, है ना? तो कई बार हम सोचते हैं कि यार अपन पढ़ रहे थे इसलिए आ गई। नहीं, वो रिक्वायरमेंट है, वो ज़रूरत है। लेकिन अगर आपके पास आपका मकसद है और वो मकसद दिल में ज़िंदा है, जो सपना दिल में ज़िंदा है, तो आप एक बार आ गई तो ले लो, और लेने के बाद उठ के फिर वही काम करने लग जाओ। फिर आ गई तो फिर ले लो, फिर वही काम करने लग जाओ, आप जीत जाओगे, है ना? जीतना है ना? कामयाबी चाहिए, कामयाबी चाहिए, तो कामयाबी सबको चाहिए, है ना? सभी को चाहिए ना? मैंने आज तक जहाँ भी मैं गैदरिंग में गया, जहाँ भी मैं जिन भी लोगों से मिला, जहाँ भी मैंने स्टेज से स्पीच किए, मैं सबको पूछता हूँ कामयाबी चाहिए? तो क्या जवाब आता है कि चाहिए। ये कैसा प्रश्न है जिसका जवाब एक ही आता है ना? कभी कोई भी मुझे खड़ा होकर ये नहीं बोला मुझे नहीं चाहिए। क्या बोलते हैं कि कामयाबी चाहिए। और एक ऐसा ही प्रश्न है, जब हम किसी सब्जी वाले के पास जाते हैं और उसको सब्जी ले लेते हैं और अच्छा नोट देते हैं, और वो उसके पास से एक गला सड़ा सा नोट दे देता है, तो एक क्वेश्चन हम उससे करते हैं कि भैया ये चल जाएगा क्या? तो क्या जवाब आता है? वो कभी नहीं कहेगा कि ये नहीं चलेगा। फिर से सुने, जब सब्जी ले ली, अच्छा नोट दे दिया, उसने गला सड़ा सा दिया, थोड़ा सा न चलने वाला सा, तो उससे हम पूछे भैया ये चल जाएगा क्या? तो वो क्या बोलता है? ये तो दौड़ेगा, ये तो रुकेगा ही नहीं, ऐसा बोलता है। हाँ, नहीं, एक कहने का मतलब है, प्रश्न जब हम पूछते हैं तो कामयाबी चाहिए, इसका एक ही आंसर आता है, चाहिए ही चाहिए। लेकिन जब हम पूछते हैं कि भाई कामयाबी की कीमत लगेगी, तब बोला धीरे से खिसक लेते हैं। कामयाबी की कीमत क्या है जानना चाहोगे? कामयाबी की कीमत क्या है जानना चाहोगे? कामयाबी की कुछ कीमतें ऐसी हैं
जो देखने में छोटी छोटी लगती हैं लेकिन है बहुत बड़ी। कामयाबी पाबंदी मांगती है, समय की पाबंदी। दे सकते हो? दी है अभी तक? आज कितने बजे आए थे? कितने लोग 10 बजे आ गए थे? बाकी लोग नहीं आए थे। कामयाबी की कीमत तो 1 2 3 4 5 लोगों को ने अदा की है। कामयाबी की कीमत पाबंदी समय की। दूसरा, जिस काम में अपना मन नहीं लगता और वो काम हमारे लिए ज़रूरी है, फिर भी उस काम को करना, ये कामयाबी की दूसरी कीमत है। ऐसा करते हैं क्या अपन? बोले यार नहीं समझ में आ रहा, छोड़ो। हम छोड़ देते हैं, और जब हम छोड़ देते हैं तो हमें भी कामयाबी छोड़ देती है ना? जब और लोग सो रहे होते हैं तो हमें जगना पड़ता है। मन हमारा भी करता है कि हम भी सो जाएं, लेकिन फिर भी हम उठकर पढ़ते हैं। ये है कामयाबी की तीसरी कीमत। चुका सकते हो? चुका सकते हो? कामयाबी और झिझक का कोई तालमेल नहीं है। कामयाबी और डर का कोई तालमेल नहीं है। अगर कामयाब होना है तो डर से दूर होना पड़ेगा। ये चौथी कीमत है। अगर हम कामयाबी भी चाहते हैं और डरते भी हैं तो नहीं मिलेगी। और एक सबसे बड़ी कामयाबी की जो कीमत है वो है मेहनत। मेहनत करना। जब जिस्म थक जाए, जब दिमाग थक जाए, जब हौसले पस्त हो जाएं, जब जिस्म थक जाए, दिमागी तौर पर थकान महसूस हो, हौसले पस्त हो जाएं और अब लगे कि अब कुछ नहीं हो सकता और आप गिर जाओ, उसके बाद जो खड़ा होने का साहस करते हो उसका नाम कामयाबी है। और इस बात पर बहुत बड़ी तालियां मिलती है मुझे हर जगह। इतनी बड़ी तालियां मिलती है इस बात पे कि मैं आपको क्या बताऊं, गजब हो जाता है। तो कामयाबी ये कुछ छोटी छोटी कीमतें अगर आप अदा करने के लिए तैयार हो, कामयाबी के लिए ऐसी जगह पे आना पड़ता है। आ सकते हैं, समय पर आ सकते हैं। कितने लोगों को कामयाब होते हुए देखना चाहते हैं? समाज के लिए कुछ कर सकते हैं? कर सकते हैं ना? आपके सबके मन में ऐसा उठा होगा, आज हम लोग यहाँ हैं आमीना, सबीना, सबाना, वो भी होती तो कितना अच्छा होता। क्लासमेट्स होते तो कितना अच्छा होता। उनके पास भी ये बातें जाती। क्यों? अयूब खान होता, मुबारक होता, सलीम होता तो कितना अच्छा होता। तो अगली बार उन सबको भी ले आना, ठीक है? ज़रूर कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इस कारवां को आगे बढ़ाएंगे। और हमारा समाज शिक्षा के दृष्टिकोण से बहुत निचले पायदान पे है। आप और हम सब समझते हैं कितने निचले पायदान पे हैं। सबसे अगर नीचे से गिना जाए तो कौन सी पोजीशन पे हैं? 1 से 100 तक की गिनती हो तो 100वें नंबर पर अपन है। वहाँ से उठने के लिए हमें ऐसी बातचीत करनी पड़ेगी। वहाँ से उठने के लिए हमें ऐसे आपस में मिलना जुलना पड़ेगा। वहाँ से उठने के लिए एक जुनून जगाना पड़ेगा। वहाँ से उठने के लिए एकजुट होना पड़ेगा। हमारे अंदर क्या है सबसे ज़्यादा कि मैं तो, जैसे ये हाथ है ना, तो कोई बोलता है मैं तो अंगूठा हूँ, मैं तो मोटा हूँ, बादशाह हूँ, मेरे पास तो पैसे बहुत हैं। फिर इस उंगली को गुमान हो जाता है कि मैं तो बड़ी हूँ, इसको भी गुमान है। हम लोग बटे हुए हैं, है ना? लेकिन जिस दिन ये मुट्ठी बन जाएगी, जिस दिन हम ऐसे अलग अलग रहेंगे तो कोई भी तोड़ मरोड़ सकता है ना? कोई भी मकसद में हम कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन जब ये ऐसे हो जाए तो ताकत बनती है। तो एजुकेशन में
शिक्षा के प्रति हमारे जो अचीवमेंट्स हम लेना चाहते हैं, तो हम सब मिलके एक टारगेट बनाएं, हम सब मिलकर के एक हौसला बनाएं, एक हिम्मत अपने आप को दें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंचाएं कि अगला जो भी प्रोग्राम हमारा हो उसको सफल बनाने के लिए हम सब की जिम्मेदारी है। एक आदमी कुछ कर सकता है क्या? तो उसको सफल बनाएं और सभी लोगों को अच्छी गैदरिंग करके इकट्ठा करके बातचीत करें। एक तरफ पेरेंट्स हों, एक तरफ बच्चे हों, एक तरफ टीचर्स हों, वो सब के सब बैठें, फिर अपन बात करें, कितना अच्छा हो। आप लोगों के आने वाले समय में मैं बता दूं, जिस तरीके से यहाँ पे बिलासपुर में अभी हो रहा है, और भी प्रोग्राम इस तरीके के अगर कंडक्ट होते हैं, आप लोग वहाँ पर कुछ लोगों को निकाला जाएगा, चुना जाएगा। पब्लिक स्पीकिंग में आप बेहतर परफॉर्मेंस करते हो, फिर 2-4 जगह जिस भी एरिया में ऐसे प्रोग्राम होते हैं वहाँ से उनको चुना जाएगा। फिर एक जगह पे अपने वालिदैन के साथ में आप लोग इकट्ठा होंगे, फिर आपका सेमीफाइनल और फाइनल होगा स्पीकिंग का। कितना अच्छा लगेगा, मैं वहाँ तक देख रहा हूँ इन चीज़ों को। और जब आपको कितना अच्छा लगेगा जब अपने वालिदैन के सामने आप परफॉर्मेंस देंगे यहाँ पे, और उनको कितना अच्छा लगेगा जब आप यहाँ से बोल रहे होंगे, आप यहाँ से ट्रॉफ़ी ले रहे होंगे और वो वहाँ तालियां बजा रहे होंगे। मैं वहाँ तक देख रहा हूँ। आप देखना चाहते हैं? देखिए, आप भी देखिए। और इसको यहाँ पर रुकने नहीं देना अपन को, इसको और आगे बढ़ाना अपन को, है ना। और तब आप देखेंगे कि समाज में किस तरीके का बदलाव हो सकता है। अब एक छोटा सा प्रश्न जो शुरुआत मैंने किया था वहीं पर वापस आता हूँ। क्या इस तरीके का प्रोग्राम कभी देखा था? कभी आप लोगों ने कभी देखा? कोई एक भी शख्स यहाँ पे मुझे बता सके? ऐसा नहीं हुआ ना। और मैं आपको बता दूं, यही वो चीज़ है जिसकी कमी थी। अगर आप समझ सको, यही वो चीज़ है जिसकी कमी थी। अगर इसको हमने सीरियसली ले लिया तो हम एक दूसरे के पास भी आएंगे, एक दूसरे को समझेंगे भी, वालिदैन और बच्चों के बीच में डिस्टेंस भी ख़त्म होगा, एक दूसरे की बातों को भी समझेंगे। समाज में जब हम रहते हैं, सोसाइटी में, समाज में, आपस में, घर परिवारों में जो उलझने हैं, जो दिक्कतें हैं, वो भी दूर होंगी, है ना। बहुत सारे लोग बहुत सारी अलग अलग जगह पे मजमा लगाते हैं, सत्संग करते हैं, मिलाद करते हैं। इसका क्या कारण है? बेहतर बनना। क्या बनना? बेहतर बनना, अच्छा बनना। हम सब लोग चाहते तो अच्छा बनना है, लेकिन जो कोई अच्छा बनने का रास्ता बताए उसको फॉलो करने में हमें, तो ये वाला फिर प्रश्न आ गया, कामयाबी चाहिए। तो बेहतर बनने के लिए ऐसे मजमू में आ सकते हो, ये कीमत है जो हमें पे करना है। और अगर हम अपने समाज को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, अगर हम अपने भाई बहनों को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, अगर हम अपने बच्चों को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, तो केवल मात्र, मैं फिर जोर दे रहा हूँ इस बात पे, केवल और केवल अभी सख्ती से जो जिस चीज़ की ज़रूरत है वो ये है, दीनी बातें सुबह से शाम तक हम करते हैं या नहीं करते? मदरसा हमारे बगल में है या नहीं है? मस्जिदें हमारे बगल में है या नहीं है ना? कहाँ तक पहुँच पाए हैं हम? सुबह से शाम तक हम दीनी बातें करते हैं, और शाम से सुबह तक फिर दीनी बातें करते हैं। बहुत बड़ी बात है, अल्लाह का शुक्र है कि हम दीनी बातें करते हैं, लेकिन हम पहुँचे कहाँ हैं? पूछो अपने आप से। आज भी कोई भाई मुझे कल रूम में आए थे, बोले लोग हमें पंचर बनाने वाली कौम कहते हैं। तो क्या मुकाम हासिल किया हमने? न तो हम दीन में सच्चे और पक्के बन पाए, और न हम दुनियावी तालीम में आगे जा पाए। हमें बेसिक एजुकेशन दीन की होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बेसिक एजुकेशन दीन की क्या है? एजुकेशन, सीखना। इससे बड़ी क्या दौलत हो सकती है? इससे बड़ी क्या नेमत हो सकती है
कि हम सीखने और सिखाने वाले बने। मैं इतना ज़्यादा दीनी माहौल में पला बड़ा नहीं हूँ, मैं आपको बता दूँ, इस बात को मैं दिल से मानता हूँ। लेकिन मुझे इतनी बातें ज़रूर पता है कि सच बोलना चाहिए। मुझे इतनी बातें ज़रूर पता है कि ग़ीबत नहीं करनी चाहिए। मुझे इतनी बातें ज़रूर पता है कि नमाज दिल से पढ़नी चाहिए, मन से पढ़नी चाहिए, यहाँ से पढ़नी चाहिए। मुझे इतनी बातें ज़रूर पता है कि दिखावा अल्लाह को पसंद नहीं है। मैंने ये बातें सीखी है। और बेसिक एजुकेशन हमें यही बताती है कि नमाज की पाबंदी हम करें, पता नहीं अल्लाह ताला को कौन सा सजदा हमारा पसंद आ जाए, इसलिए हम पाबंदी के साथ नमाज पढ़ते हैं। लेकिन जब एक मुस्लिम भाई नमाज पढ़ करके मस्जिद से बाहर निकलता है और दूसरे को 10 लोगों में ये बोलता है तू नमाज नहीं पढ़ता, ये सबसे बड़ी हमारी जाहिलियत है। जब हम अपने ही भाई को नीचा गिराने की बात करते हैं, हम उसको अदब से घर में बैठकर भी बता सकते हैं। इसको परहेजगार इंसान तकब्बुर से दूर होता है। परहेजगार इंसान दूसरों की गलतियों को मुआफ़ करता है, वो कभी किसी से अड़ता नहीं है। और सामने वाला गलती करे तो उसकी गलती ये समझकर माफ़ करता है कि इसको पता नहीं, झगड़ता नहीं है। तो इतनी बेसिक सी कुछ चीज़ें मैंने सीखी। मैं बहुत ज़्यादा दीनी माहौल में नहीं रहा, और यही सीखते 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 मुझे इतना सुकून मिलता है। और मैं आप लोगों से जब भी कभी मेरे को मौका मिलेगा, कुछ बातें आप लोगों से भी सीखूँगा कि मुझे कोई नई चीज़ें पता चले। दीनी माहौल ज़रूरी है, लेकिन आज हम बहुत पिछड़ चुके हैं, नीचे से 100वें हिस्से पर जाकर पड़े हुए हैं। तो एजुकेशन को कौन संभालेगा जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? और वो आयत जो बताते हैं इकरा, वो हमें सबसे पहले ये संदेश देती है कि भाई सीखो, पढ़ो। वो सबसे पहले हमें ये संदेश देती है। जिस कौम के, जिस धर्म के हम फॉलोवर हैं, वहाँ पर सबसे पहले हमें ये बोला गया है, सबसे पहले हमें ये बताया गया है कि भाई सीख लो। और माँ के पेट से लेके अंतिम सांस तक सीखने की प्रक्रिया है, उसमें आप सीखते रहो, मोहब्बत के साथ रहो। एक आदमी 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, आपस में दिलों में मोहब्बत नहीं रखता, तो क्या होगा? क्या कहेंगे? एक आदमी सारी चीज़ें करता है, लेकिन आपस में भाइयों से मोहब्बत नहीं है, क्या है? क्या मानते हो? मज़हब जो है वो किसी के साथ दुश्मनी कभी नहीं सिखाता, न भाइयों में न पराइयों में, सबके साथ मोहब्बत से रहना सिखाता है। तो हम सब लोग आज हिंदुस्तान में रहते हैं, भारत हमारा देश है, और हर भारत में रहने वाला भाई बहन है हमारा। सबसे पहले हम अगर 2 कदम चलकर उनको गले से लगा लें तो वो कभी भी हमें फेंकेंगे नहीं। फेंकते हैं क्या? जब हम अपने भाइयों, अपने बहनों जो गैर मुस्लिम कौम से हैं, हिंदू धर्म से, उनके पास मुस्कुराएंगे तो वो थप्पड़ मारेंगे क्या? तो हम सब लोग मिल के चलें, और तब आप देखेंगे कि ये सारे कटाक्ष दूर हो जाएंगे। एक्चुअल में सही ढंग से और सही सलीके से और सही तरीके से हमें वो चीज़ आई ही नहीं जिसकी हमें सख्त ज़रूरत थी, और कोई न कोई आदमी, कोई सामने आकर हमें ज़ोर दे के बताने वाला मिला ही नहीं जिसकी वजह से हम आगे बढ़ जाएं। आओ, मैं आप सबको दावत देता हूं कि हम सब लोग दुनियावी तालीम का महत्व भी समझें दीनी तालीम के साथ साथ। दीनी तालीम बेसिकली बहुत बड़ी अहम चीज़ है, बहुत ज़रूरत की चीज़ है, बुनियादी चीज़ है। लेकिन इसके साथ साथ
दुनियावी तालीम का महत्व कम नहीं हो जाता। हमें उठना कैसे है, बात कैसे करना है, बैठना कैसे है, हमें लोगों से कम्युनिकेट कैसे करना है, अगर ये हमें नहीं आता तो वो तुरंत हमें आइडेंटिफाई कर लेते हैं और फिर कई तरीके के कटाक्ष आते हैं, है ना। तो मैं अक्सर बोलता हूँ कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन हैं, हिंदुस्तान हमारा। तो ये देश हमारा है, हमारे बुज़ुर्गों ने इसको खून पसीने से सींचा है और हमें प्राउड फील करना चाहिए। और हमारे देश में रहने वाले हर भाई बहन हमारे भाई बहन हैं, हम उनके साथ में मिलकर जो भी इख्तिलाफ़ हैं उन पर बात करके सब मिलजुल करके चलें। ये भी एक सोच ब्रॉडली लेनी पड़ेगी हमें। कई बार मैं अलग अलग तरीके की जब टीचिंग की बात करता हूँ तो जब भी हम 5 या 10 या जो भी लोग बैठते हैं तो मकसद चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमारे लोग एक ही बात करते हैं, दीनी तालीम। आप चाहे कुछ भी मकसद लेके आए हो, आप इम्पोर्टेंस ऑफ दुनियावी तालीम बताने आए हो, आप कुछ भी बातें बताने आए हो, लेकिन 5 लोग बैठते ही दीनी तालीम, बिल्कुल सही है, मैं कटाक्ष नहीं कर रहा, ज़रूरी है, लेकिन क्या इसकी ज़रूरत नहीं है? जहाँ पर हमारा मन करता है कि हमारे भी ऑफिसर अच्छी अच्छी जगह पे हमारे ओहदेदार हों, क्या ये ज़रूरी नहीं है? क्या ये ज़रूरी नहीं है कि हमारी भी बात उठाने के लिए कोई न कोई हमारा नुमाइंदा हो? बहुत ज़रूरी है, लेकिन उस पर हम काम ही नहीं करते, है ना। तो ये भी सख्त ज़रूरत है और इसको भी अपन लोग मिल कर के आगे बढ़ाएंगे। और इस कारवां को आने वाले समय में अलीम साहब ने एक बार इनके लिए एकदम बहुत ज़्यादा इतने से काम नहीं चलेगा, इन्होंने पहले इनिशिएट किया है, थोड़ा सा और ज़्यादा होना चाहिए। तो आज जिस शख्स की वजह से यहाँ पर मैं हूँ, अल्लाह का एहसान है, करने वाली ज़ात अल्लाह की है, वही हमसे जो कुछ करवाता है वही करवाता है। लेकिन फिर भी एक इंसान का मन में जो जज्बा, उन्होंने मुझसे अप्रोच किया, बातचीत बनी और आज मैं यहाँ हूँ। बहुत सारे लोग मुझे बुलाते हैं, बहुत सारी बातचीत होती हैं, लेकिन आज मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई है। आज मुझे ज़िंदगी में इतनी खुशी कभी नहीं हुई जितनी आज हो रही है। मैं आपको बिल्कुल मेरे दिल से कह रहा हूँ ये बात, क्योंकि मैं हमेशा सोचा करता था, मैं ये सोचता था कि मेरे सामने अगर 100 लोग बैठते हैं तो उनमें से मुश्किल से 2 लोग मुस्लिम के बच्चे या 4 मुस्लिम के बच्चे होते हैं। 96 लोग हमारे भाई बहन हैं वो, लेकिन अलग वो कौम के, अलग धर्मों के लोग। आज इस बात से मैं ज़्यादा खुश हूँ कि मेरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इस मकसद को लेके, हालांकि मैं कई बार बुलाया गया हूँ कुछ अपनी गिफ्ट वगैरह देने के लिए, मंच से किसी को वो देने के लिए, वो अलग चीज़ है, लेकिन इस मकसद से आज पहली बार इतने बच्चों के सामने मैं बातचीत कर रहा हूँ। आप लोगों को मैंने कुछ बातें भी बताई है, यहाँ पर स्टेज पे भी बुलाया है, इसलिए मुझे दिल से बहुत खुशी है आज। और मैं ये सोचता था कि यार एक आदमी लीडरशिप रखता है, एक आदमी अच्छी बात जानता है, एक आदमी के पास अच्छी विद्या है, एक आदमी के पास अच्छा हुनर है और वो अपनी कौम को देना चाहता है, लेकिन यार उसको कोई रास्ता नहीं मिल रहा किधर से जाए वो। तो वो रास्ता अलीम भाई ने पकड़ा और बोला सर मैं करूँगा। अब कोई लिमिट नहीं है, अब तो मुझे ही पता है, आना तो एक ही बार सामने था, अब तो मुझे ही पता है सब कुछ आसान हो जाएगा अल्लाह के करम से। क्योंकि हम लोग जब तक मिलते नहीं तो हमें पता नहीं रहता कि हमारे क्या है। हमारे पास बहुत बड़ा ख़जाना है, इस ख़जाने को एक दूसरे पे लुटाना है ना। आप लोग मुझे सिखाओ, मैं आप लोगों को सिखाऊं, और इसी में अब आगे का समय जाए, क्योंकि एक पारी भारतीय वायुसेना में खेल ली,
हैं। और अभी भी एजुकेशन सेक्टर में मेरा खुद का स्कूल है बीकानेर राजस्थान में हैं, है ना। तो कितनी अच्छी बात है। और आप लोग चाहो तो और भी साथियों को जितना भी आप ले सको साथ में लीजिए। और आज जितने भी लोग हैं आप लोग ये गवाह बनेंगे इस बात के कि जब आने वाले सैकड़ों लोग, हज़ारों लोग जब सामने बैठकर सुना करेंगे और जब इस तरीके से मंच पर वो आकर अपनी बात रखा करेंगे, तब महसूस होगा कि यार एक वो दिन था जब कुछ कुर्सियां लगी थी, कुछ लोग हम लोग आए थे। आज ये दिन है कि आज पूरा हिंदुस्तान जाग उठा है। वो सपना साथ हैं आप मेरे? जोर से तालियां बजा के बताओ। तो आज हमने क्या क्या सीखा? पब्लिक स्पीकिंग सीखी। लीडरशिप क्या होती है? लीडरशिप वो नहीं होती कि मैं तेरा लीडर हूँ। लीडरशिप कौन सी होती है? कि लोग माने, कि लोग माने कि नहीं यार आप लीडर हो यार, उसको मान जाए। लीडर कैसे करता है? लीड एग्जाम्पल से करता है। लीडर्स लीड विद एग्जाम्पल। और लीडर जो होता है ना वो इरादे का पक्का होता है। लीडर क्या होता है? दृढ़ इच्छा शक्ति वाला होता है, इरादे का पक्का होता है। और लीडर को पता होता है कि उसको जाना कहाँ है, तभी तो वो लीड कर सकता है ना। तो क्या ये क्वालिटीज़ अपने अंदर है? और अगर नहीं है तो डेवलप करना है। इसको बोलते हैं लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, आप ही लोग हो जो आने वाले समय में हिंदुस्तान के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बैठने वाले हो। तो आपके पास लीडरशिप होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आपके पास अच्छे वक्ता के गुण होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? होने चाहिए ना। तो ये सब अपन सीखेंगे। ठीक है, मैंने अपने जीवन में भारतीय वायुसेना में रहते हुए, कोर्सेज करते हुए इस तरीके की पब्लिक स्पीकिंग सीखी है। और मैंने आपको बताया कि पब्लिक स्पीकिंग सीखने के लिए कोई विशेष गुणों की ज़रूरत नहीं होती। पब्लिक स्पीकिंग सीखने के लिए आप एक तो डर को दूर कर दो, अलग ही रख दो। एक क्या है, बार बार आप प्रैक्टिस कर लो। और जिस भी सब्जेक्ट पे आपको बात करनी है उसका कमांड हो आपके पास, अच्छा सीखो उसको। आप सब लोग बैठे हुए हो यहाँ पे, अच्छी पब्लिक स्पीकिंग कर सकते हो। लेकिन क्या चीज़ की कमी रह गई? प्रैक्टिस की कमी रह गई। पब्लिक स्पीकिंग सीखने के लिए आज क्या है कि इतना ही समय अपन को मिला है और मीटिंग भी लेट शुरू हुई थी, तो मैं आपको पब्लिक स्पीकिंग सीखने के लिए 3 चीज़ें बताना चाहता हूँ। बच्चों सुन रहे हो? आप लोग सभी सुन रहे हो? नोट कर लो इन तीनों चीज़ों को। पब्लिक स्पीकिंग सीखने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत है। 3 चीज़ों की ज़रूरत है। कितनी? 3 चीज़ों की ज़रूरत है। और आप देखोगे कि बता दूं, पहली चीज़ है प्रैक्टिस। और दूसरी चीज़ है प्रैक्टिस। और तीसरी चीज़ है प्रैक्टिस। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही इसमें निखार आता जाएगा। बिलीव मी, आप लोग जितनी इस संगत में आएंगे ना, रंगत आती जाएगी। हम लोग क्या संगत में आते नहीं हैं, है ना। हमारे आजू बाजू में बहुत सारी मिलाद शरीफ होती है, हम जाके बैठते हैं अच्छे से वजू बना के, हैं बोलते वहाँ भी नहीं है, बस सुनते हैं। जो हमारे मौलवी साहब और जो वक्ता आते हैं उनकी बातों को हम, और जब छोटे थे ना इतने से थे, इतने हुए तो भी वही सुना, इतने हुए तो भी वही सुना, इतने हुए तो भी वही सुना। और अब जब 50 साल के हो गए तो भी वही सुना, और 60 साल के हो गए तब भी वही सुना। आज मुश्किल से पहली बार, क्यों बच्चों ज़ोर से बोलो, पहली बार? कितने लोग ये बात से सहमत हैं कि पहली बार? हाथ खड़े करें।
पहली बार किसी ने बताया कि यार पब्लिक स्पीकिंग भी कोई चीज़ होती है। यस या नो? बोलो यार लीडरशिप भी कोई चीज़ होती है। हैं? दुनियावी तालीम में हम कॉन्फिडेंस के साथ कैसे आगे बढ़ सकते हैं? घुट घुट के, दब दब के कब आगे बढ़े हैं कोई? तो अपनी बात को रखना हमें आना चाहिए, और उसके लिए अपन लोग ये प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं, और उसके लिए वालिदैन भी साथ रहें, हमारे टीचर्स भी साथ रहें, और हमारे बच्चे भी साथ रहें, और हम लोग मिलजुल करके आगे बढ़ें। कैसा रहेगा? अभी एक सवाल और लेना चाहता हूँ, किसी के मन में कुछ चल रहा तो बताओ। है कोई बात? है तो सही, लेकिन सर बोले कैसे? सबके मन में एक एक सवाल है। नहीं, एक स्कूलों में सबसे ज़्यादा क्या देखा गया है कि बोला बच्चों समझ में आया? समझ में आया? यस सर। समझ में आया? यस सर। और इतनी बुलंदी से बोलते हैं कि बोले यार ऐसे बोलने से तो पीछा ही छूटता है। बोला एक ही बार बोल दो समझ में आ गया तो ये ख़त्म ही हो जाएगा मसला ही। समझ में आया? आ गया सर। बताओ, बोलो नहीं आता। होता कि नहीं होता? अक्सर हम अपनी कमज़ोरियों पर पर्दा डालते हुए हमने अपने आप को 100वें स्थान पर ऊपर आना चाहते हो तो हटा दो कमज़ोरियाँ और समझौता करो उस जगह पे जहाँ पे आप हो। अपनी मम्मी को भी बता दो कि देखो मम्मी, मैं हूँ तो 12th में, लेकिन मुझे ये वाला आता नहीं है जो 9th में था। हौसला कर सकते हो? क्योंकि जब तक वो हौसला नहीं करोगे ना, तब तक आपकी कमज़ोरियाँ दूर नहीं होने वाली। और वो एक सबसे बड़ा बहादुरी का काम है। लेकिन हम क्या करते हैं, मेरा बेटा तो 12th में है, अब ऐसा तो कैसे हो सकता है उसको 9th का ना आए। स्वीकार ही नहीं करते। क्यों नहीं करते? हम भी सोचते हैं बहुत छोटे हो जाएंगे, लेकिन हम वास्तव में एकदम नीचे के स्तर पर जा रहे हैं, क्योंकि हमने हमारी कमज़ोरियों को ही छुपाया है। हमने अपनी कमज़ोरियों को छुपाया है। और मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं उस लाइन से गुजर चुका हूँ, तो ये बात खुद के अनुभव से बोल रहा हूँ। होता है कि नहीं होता? तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि आप लोग बोलें, बता दें कि नहीं आता। और जब तक आपको नहीं आता तब तक आप कहते ही रहो कि अभी तक भी नहीं आया। फिर आप देखेंगे कि कमज़ोरी का और आपका रिश्ता टूट जाएगा, है ना? फिर आप एक अच्छे होशियार बच्चों की कैटेगरी में आ जाओगे। मैं आप लोगों का मूल्यांकन परसेंटेज से नहीं करूँगा, मैं आप लोगों का मूल्यांकन आपके बोलने की कला से करूँगा। आप कितना जज्बा रखते हैं, आप कितने अच्छे से अपनी बात प्रेजेंट कर सकते हैं। क्योंकि मुझे पता है कि अगर आप अपनी बात अच्छे से रख सकते हो तो आप पढ़ाई में भी अव्वल हो सकते हो और आप वो बड़े अचीवमेंट्स कर सकते हो। मेरे से ज़्यादा 10% ज़्यादा लाने वाले 20% मैं बहुत एवरेज बच्चा, जो बहुत एवरेज नॉर्मल सा, और एयरफोर्स में कैसे चला गया हैं। और मेरे साथी कुछ प्राइवेट जॉब में हैं, कुछ कैसे है, थोड़े बहुत कुछ निकले भी हैं। तो ये न समझें कि सबको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, है ना? ये न समझें कि सबको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, लेकिन इस मंच से, यहाँ से हम इतने काबिल बन सकते हैं कि लोगों को जॉब दे सकते हैं। इस बात पे भी हो सकती है थोड़ी बहुत तालियां। तो आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? अगर आप काबिल बन गए, अगर आपके पास हुनर आ गया, मुझे क्यों सुन रहे हो आप? कुछ बात तो होगी, नहीं तो कौन बैठता है? सबके काम है आजकल, इतना टाइम कौन निकालता है? हैं? तो आप अगर हुनरमंद हो गए, आपके पास स्किल हो गई, आप डेवलप हो गए, तो आप अपना मुकाम अलग अलग और तरीक़ों से भी आगे बढ़ सकते हो। आप एक अच्छे वक्ता बन सकते हो। एक अच्छा वक्ता, एक अच्छा स्पीकर, एक अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर 50-50 हज़ार रुपये 3 घंटा के लेता है, 1-1 लाख रुपए 3-3 घंटा के लेता है। मैं आप लोगों की बातों को इतना गहराई से क्यों जानता हूँ? क्योंकि मैं आपके बीच में से हूँ। मैं आप लोगों से कनेक्ट क्यों कर पा रहा हूँ? क्यों मैं वैसे ही माहौल में रहा हूँ,
मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने बहन भाइयों में, अपने ताऊ चाचा में, सब में मैं इसी तरीके से तो मिलता रहा हूँ। तब मुझे ज़्यादा पता है कि हमारी कौम को आगे बढ़ने की कितनी ज़रूरत है और वो क्या क्या कमियाँ हैं जिनको डीपली जानता हूँ, जिनको गहराई से जानता हूँ, क्योंकि मैंने जिया है, मैंने देखा है। मैं जब बैठता हूँ रिश्तेदारों में जा कर के, तो मुझे पता है कि मैं जब बोलता हूँ तो वो कहाँ मिलते हैं मुझे, उनको कहाँ से बात निकल के कहाँ जा रही है ये भी मुझे पता चलता है। और जब मैं अच्छी बातें बोलता हूँ तो कई बार वो हंसते भी हैं कि यार ये आ गया अंग्रेज़, ये देखो कितना है। हम राजस्थान में रहते हैं तो बोलते यार वो तो हिंदी बोलता है यार, कितनी फराटेदार, अच्छा एकदम, इसके तो उच्चारण भी इतने अच्छे हैं, कभी कभी इंग्लिश भी बोलता है, ये देख यार, और हंसते हैं। तो मेरा भाई मुझे बोलता है कि भाई जब बातें करते हो ना आप, तो मतलब लोगों के इतना, कई लोगों के समझ में नहीं आती। मैं बोला धीरे धीरे आएगी, तो एक साथ थोड़ी समझ में आती है ना। अब उनको समझ में आने लग गई, सबको समझ में आने लग गई। अब वो मेरे से अप्रोच करते हैं, हमारे लिए भी प्रोग्राम करो, हमें भी बताओ, हमारे भी बच्चों को सिखाओ, है ना। तो एकाएक किसी की समझ में नहीं आती। मुझे तो आज बड़ी खुशी हो रही है कि आप सब लोगों को समझ में आ रही है क्या? मैं हैं, ज़ोर से बोलो तो पता चले। आप फिर भी अंदर से ही बोल रहे हो, ज़ोर से बोल सकते हो, बोलो। आ रही है ये, हाँ, अब कामयाबी की तरफ पहला कदम है ये। आप लोग ये क्या करते हो, ये क्या करते हो, हैं? खुलो, मैं आप लोगों को खोलने आया हूँ। पता नहीं कौन सी जंजीरें हैं जो आपको जकड़ के रखे हुए हैं। माता पिता ने मना किया है क्या, वालिदैन ने, कि ज़ोर से मत बोलना? देख, बोला है क्या? चलो, आ रही है। हाँ, इसके लिए ज़ोरदार तालियां। खुला बच्चा, खड़े होके बोलो इसको, जोर लगा के। आ रही है सर। यस, ये एटीट्यूड चाहिए मुझे, ये जोश चाहिए मुझे। और ये जोश जिस दिन आ गया और जिस दिन आप यहाँ आके खुल गए ना, उस दिन आपके जीवन में सफलता के सारे द्वार खुल जाएंगे, सारे दरवाजे खुल जाएंगे। खुलने में क्या दिक्कत है कि पहले आ रही है सर, ये क्या है? ऐसे तो कुछ भी नहीं आता। सफलता आने के लिए आपको कॉन्फिडेंट होना पड़ता है, सफलता आने के लिए आपको अपने आप को प्रेजेंट करना पड़ता है, सफलता आने के लिए अपने आप को खोलना पड़ता है। ऐसे थोड़ी सफलता कोने में जा कर के आती है, या आती है। जब अभी छोटा सा एक एग्जाम्पल है, अपन सब लोग बैठे हैं कि अपन अपनी बच्ची के लिए बच्चा देखने जाते हैं, लड़का देखने जाते हैं, तो क्या देखते हैं यार, ठीक ठाक बोलता है कि नहीं, अच्छा बातचीत ढंग से करता है कि नहीं, या ऐसे ही दुबका सा रहता है, हैं? किसी भी प्रोसेस में आप जाएं, जब अपन जॉब में जाते हैं, जब हम जॉब में जाते हैं तो जो इंटरव्यू करने वाले होते हैं वो ऐसे दब्बू वाले को बोलते हैं कि सिलेक्टेड, वो अच्छे से सलीके से बातचीत करे, हर चीज़ का कॉन्फिडेंटली जवाब दे। वो वहाँ ये देख लेते हैं यार कॉन्फिडेंस पुअर है, रहने दो। तो एक 95% अपने क्या काम का, एक बच्चे के 75% नंबर आए और एक बच्चे के 95% नंबर आए, एक बच्चे के 75% नंबर आए, एक बच्चे के 95% नंबर आए। 95% वाले का इंटरव्यू में जब वो गया तो वो जाकर के सकपका गया और वो हिलने लगा। तो जो इंटरव्यूअर थे उन्होंने देखा रिजेक्टेड, और 75% वाला गया, जाके आँख से आँख मिला के और उसने जवाब दिया और हर चीज़ को कवर किया। जो आता था उसका जवाब दिया, जो नहीं आता था उसको सॉरी बोल के उसने जिस तरीके का रिक्वायरमेंट है। जब वो एंट्री किया तो बॉस की तरह जानदार एंट्री मारी और उसने इतने नंबर इंटरव्यू में स्कोर किया। 95 वाला रह गया और 75 वाला सेलेक्ट हो गया। और हम क्या करते हैं एज ए वालिदैन, एज ए अपने पेरेंट्स क्या करते हैं, हम गए स्कूल में, हाँ मैडम कितने आए हैं, कितने आए हैं, उसी के अकॉर्डिंग उससे ट्रीटमेंट करते हैं। 95 आया, बहादुर बच्चा। 75 आया, बोला डुबो दिया यार। क्या करते हैं हम? चेक करना पड़ेगा, हम सबको समझना पड़ेगा।
कि बच्चे का हर तरीके से विकास हो। अगर उसकी स्पोर्ट्स में रुचि है तो उसको खुलने दो, खेलने दो। अगर उसकी और किसी चीज़ में रुचि है तो उसको देखो, संभालो उसको, उसके विचारों को, उसकी बातों को नज़रअंदाज मत करो। और ऐसा खौफ भी मत दिखाओ उस पर, और इतना उसको डराओ भी मत कि वो अपने मन की बात ही कहना छोड़ दे। होता है ना? इधर बैठ, हैं? होता है कि नहीं? तू तो नालायक है। वो देख सबाना कितने नंबर लाई है। यस या नो? है या नहीं है? कंपैरिजन। और ये सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है जिसकी वजह से हमारी कौम नीचे दबती जा रही है। पता ही नहीं, पता ही नहीं। हम किसी भी इंसान को अच्छा अच्छा बोलकर अच्छा बना सकते हैं, बुरा बुरा बोल के कभी भी अच्छा नहीं बना पाएंगे, है ना? तो एक रिसर्च कहती है कि एक बार 10 बच्चे ब्राउन आँखों वाले लिए गए और 10 बच्चे ब्लैक आँखों वाले लिए गए। विदेशों में रिसर्च हुई थी। तो ब्राउन आँखों वालों को बोला गया, साइंटिस्ट बाहर से बुलाए गए, उन्होंने बोला कि देखो भाई, मेरी 20 सालों का एक तजुर्बा है और रिसर्च है कि आज तक जो भूरी आँखों वाले बच्चे हैं उन्होंने अपने जीवन में बहुत बड़ी बुलंदी पाई है और पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन सब में वो टॉप रहे हैं। तो जो काली आँखों वाले बच्चे थे उनका मनोबल, और उनका 1 साल बाद जब उनको चेक किया गया तो भूरी आँखों वाले अव्वल थे और काली आँखों वाले। फिर रिसर्च का दोहराया गया उसको, और दूसरी जगह पर यही रिसर्च फिर से की गई और उन बच्चों को ही एक बार फिर से शामिल किया गया। इस बार बोला गया पिछली बार हमसे गलती हो गई, एक्चुअल में हमें कहना था काली आँखों वाले, लेकिन कह दिया भूरी आँखों वाले। तो काली आँखों वाले बच्चे टॉप क्लास होते हैं, पढ़ाई में अव्वल नंबर लाते हैं और बहुत बड़े आदमी बनते हैं। इस बार क्या हुआ? तो पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स जो हैं वो हमारे जीवन में बहुत काम करते हैं। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स 2 तरीके से काम करते हैं। एक, हमारा मनोबल गिराने के लिए, एक अगर हम उसका चैलेंज ले लें तो आगे बढ़ाने के लिए। जैसे मेरे भाई ने मुझे कहा कि यार तू क्या परीक्षा देगा एयरफोर्स की? कहाँ तेरा लगना है यार ऐसी? मैं बोला नहीं, अब तो लग के ही दिखाऊंगा। हैं? एक वो चैलेंज, अब तो करके ही बताना है। एक ये चैलेंज, ये भी हमें कामयाब बना देता है ना? तो पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स को किस तरीके से आप लेते हैं? हाँ जी, अभी थोड़ा समय हो गया है और आप लोग क्या आगे की कार्रवाई करते हैं, उसके बाद अपन फिर मिल लेंगे, है ना? क्या समय हो गया लंच के लिए? क्या टाइम हो गया अभी? तो आज की बातें कैसी रही? 2 मिनट। अब ज़ोर से बोलना, देखो अब कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, क्यों उधर से बड़ी बुलंद आवाज़ आने लगी है अभी। कैसा रहा? इतने से तो काम चलता ही नहीं है ना अपना। कैसा रहा? ठीक है क्या? नहीं यार, इम्प्रूव होना चाहिए। हमारी बच्चियां भी कम थोड़ी हैं, इनको बहुत बुलंदी पर जाना है, इनको अपनी ज़िंदगी बहुत खुशहाल बनानी है, इनको आने वाले समय में एज ए लीडरशिप अपने आप को स्थापित करना है। बताएं ज़ोर से। नहीं, और खुलने की ज़रूरत है। यहाँ तक आओ, बोलो। हाँ देखो वहाँ से जोर आया। और ये सब छोड़ना पड़ेगा, ये जो चीज़ें हैं ना, ये इसके लिए जो कामयाबी है ना, देखो आपको कामयाबी चाहिए या डर चाहिए? तो डर को छोड़ना पड़ेगा। आपको क्या रोक रहा है? क्या बात रोक रही है? ये तो हम लोग सब मिलने जुलने वाले लोगों के साथ में आप लोग इतना ही बोलते हो, अगर कहीं और कहीं वक्तव्य आपको देना पड़ गया तो गाड़ी को धक्का देना है, सब लोग ये चिल्लाएंगे जो सर गाड़ी आगे बढ़ जाती है ना? नहीं, वो भी बात है। दूसरी बात ये है, मलाला यूसुफ जई ऐसा एक नाम है,
आपने सुना है क्या? कितने लोगों ने सुना है? क्या क्या है उनका किरदार? क्या किरदार है? एजुकेशन के लिए उनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है उनकी बहादुरी के लिए। यस या नो? जानते हैं आप? तो उनके अंदर ये नहीं है जो अपने पास है वो छोड़ना पड़ेगा अपन को और अपन को ऊपर उठना पड़ेगा। यस? मेरी अकेले की ज़्यादा आ रही है बच्चों। यस हैं? यस? अच्छा, एक बार कंबाइंड मिलके यस यस यस। अब ये बोलो, आई कैन डू इट। मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ, ये शब्द आप दोहराएं। मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ। आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। है? मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। यार इतना क्या है? ये आपको बहुत ज़रूरत है भाई। आप लोग ऊपर उठो, जाग जाओ। नींद बहुत पुरानी है ना? क्योंकि किसी को 17 साल हो गए सोते हुए, किसी को 18 साल हो गए सोते हुए। अब जाग जाओ। जाग जाओगे? यहाँ तो जाग रहे हो या यहाँ भी अभी नींद आ रही है थोड़ी बहुत? जग गए आप लोग जग गए? मैं जगाने ही आया हूँ। मुझे बता देना अगर अभी भी सो रहे हो, मैं जगा के ही जाऊँगा। तो आगे का क्या कार्यक्रम है? उसके बाद फिर दोबारा आना है क्या? कितने लोग चाहते हैं कि मैं दोबारा फिर से बात करूं? ओह, सब के सब। तो मुझे तो ऐसे तो आऊँगा नहीं। एक बार आप लोग है ना ज़बरदस्त तालियां बजाएं जोरदार सी। चाहते तो हैं आप, चाहते तो हैं आप, बिल्कुल चाहते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार फिर इकट्ठे होंगे। आप लोग भी अपने पास कोई भी ऐसी बात है उसको रखो, लिख लो, मेरे से पूछ लेना। लास्ट में क्वेश्चन आंसर रहेगा और हम अपनी बातचीत करेंगे और